हाँ बारिश खत्म हो गया, आ गए हम अपने। हाँ सब आ गया हम सब। ओके। देखो तो उल्टा दिख रहा है क्या तेरे को? अभी भी सीधा नहीं हुआ? ठीक हो गया? बोर्ड देखो तो सही दिख रहा है। सही है। अब देखो तो ठीक है। इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? रिकॉर्डिंग के ऑप्शन में क्या करें, क्लिक कर दें? कर तो दिए।
पता नहीं चल रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ऑप्शन में जाके देखें क्या। क्लास रिकॉर्डिंग तो आ रहा है। ठीक है। उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है। उसकी तरफ भी तो और बारिश से कुछ हुआ होगा तो और चौपट हो जाएगा। दिख रहा है। चलो, तुम रिकॉर्ड कर सकते हो क्या इसको। देखो। मेरे पास भी स्क्रीन रिकॉर्डर है, पर उससे आवाज नहीं रिकॉर्ड हो पाता है, क्यों। नहीं यार। नहीं, 2 मिनट करके पहले देख लो तो। जितना अभी हुआ उसका आवाज सुनाई दे रहा है तुमको। है ना। कोई बात नहीं, पीछे से आवाज दे दिया जाए। वीडियो तो क्लियर आना चाहिए। हमारी तो तीसरी चैप्टर हो रही है, क्लास 12 की। हम रिकॉर्ड में डाल रहे हैं। वो है आपकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हाँ, चैप्टर थर्ड। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही नहीं, साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इसी में हल्का सा कंप्लीट करो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली में अगर सीबीएसई वाले बच्चे होंगे तो सिर्फ ये चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चलेगा, और अगर बिहार बोर्ड वाले होंगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनके इसी चैप्टर में कवर कर जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ें। तो इसमें हम लोग दो कंटेंट्स जो हमारा होगा स्टडी में का, पहला होगा मेल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। मानव में प्रजनन किस प्रकार से होती है, मानव किस प्रकार से रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेंगे, रिप्रोडक्शन करने के लिए मानव के शरीर में कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। अगर आप मानव के अंगों को देखें तो मानव दो भागों में बटा हुआ। ये हमारी पूरी तरीके से डायोसियस फैमिली से बिलोंग करने वाला स्पीसीज है, जिसमें एक बॉडी मेल होता है और दूसरा बॉडी राज्य
फीमेल। अगर हम मेल बॉडी की बात करें तो ह्यूमन मेल में उनके पास अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे कि टेस्टिस, पेनिस, है ना। उसी प्रकार से जो फीमेल बॉडी है उसमें भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ओवरी, वेजाइना, है ना। इसमें हम लोग मेल और फीमेल बॉडी को एक्सप्लेन वे में पढ़ते कि भाई मेल का जो बॉडी है उसमें जो सेक्स ऑर्गन है उसमें दो कैटेगरी हम लोग बनाएंगे। एक बनाएंगे इजेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक बना देंगे हम लोग नॉन इजेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इजेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत हम लोग उन सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ेंगे जिनका डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन हो, यानी कि जो ऑर्गन डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जैसे कि हमारा टेस्टिस मेल के केस। वहीं पे नॉन इजेंशियल या आप कह सकते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हैं जिनका डायरेक्ट संबंध रिप्रोडक्शन से तो नहीं, परंतु उनका भी एक अहम रोल होता है हमारे रिप्रोडक्शन, जैसे कि कद काठी, आपका चेस्ट, मेल में जो हेयर्स वगैरह होते हैं, बियर्ड्स होते हैं, मॉस्टैच होते हैं, आर्म पिट हेयर्स होते हैं, है ना। फीमेल में भी इजेंशियल और नॉन इजेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग समझेंगे कि फीमेल में भी जो इजेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए भाई वो है उनकी ओवरी, और जो नॉन इजेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे फीमेल में होंगे वो हो जाएंगे उनका ब्रेस्ट, उनकी हाइट, उनकी बॉडी अपीयरेंस। नहीं, मान लिया जाए लोग कहते हैं कि सर बॉडी अपीयरेंस का क्या रोल होगा हमारे रिप्रोडक्शन। राज बाबू, अगर आप रोड पर से जा रहे हैं और आपको एक ऐसी लड़की मिल जाए जिसकी शक्ल सूरत ठीक ना हो, या ऐसे लड़के मिल जाए जिनकी शक्ल सूरत ठीक ना हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो इंट्रैक्शन होगा उस फीमेल के प्रति वो उस तरीके से नहीं हो सकते, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन वो फिजिकल और मेंटल साथ ही साथ केमिकल, ये तीनों का एक पूरा का पूरा समावेश है। अब मान लिया जाए भाई मैं बदसूरत इंसान हूं, अब मेरी बदसूरती देखकर कोई लड़की तो इंप्रेस होगी नहीं। अब जब लड़की ही इंप्रेस नहीं होगी, जब स्टार्टिंग ही नहीं होगा प्यार का, तो भैया सेक्स वगैरह तो बड़ी दूर की बात है, प्रजनन वगैरह तो बड़ी दूर की बात है। तो मेरे जैसे इंसान भी हैं बदसूरत लोग इस दुनिया में। पर मान लिया जाए आपका एज एग्जाम्पल मैं लूं, तो आप तो भाई बड़ा स्मार्ट चिकने चुपड़े लोग हैं, आप रोड पे चलोगे आपको 10 लड़की पसंद कर लेगी, और जब पसंद हो जाएगा तो पहला स्टेज तो क्लियर हो गया भैया कि हाँ ये लड़का मेरे को पसंद है। अब आगे प्यार की बातें होगी, ये प्यार की बातें मुकम्मल स्थान तक पहुंचेगा, एक समय आएगा जब हो सकता है कि आप लोग फैमिली प्लानिंग भी बनाना। तो रिप्रोडक्शन में इजेंशियल के साथ साथ नॉन इजेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट का भी अपना एक अलग रोल होता है। हाँ तुमको, आप जुड़ गए हैं हमसे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा देर क्लास नहीं गुजरी है। ठीक है कुमकुम, जस्ट बेटा अभी हम लोग क्लास चालू ही कर रहे हैं। तो राज जी, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि भाई मनुष्य के जो पुरुष समाज होते हैं उनमें किस प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नहीं, अब भाई मेल और फीमेल के दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो एक जैसे है नहीं, ये तो एक अंधे को भी पता चल जाती है, अलग बात है उसको छूना पड़ेगा, ठीक है ना। तुमको एक मर्द और एक औरत में फर्क होता है ना बेटा। चैप्टर 3 क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेटा, यही आज हम लोग की टॉपिक है। आइए तुमको तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी आज ही समझे कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनका क्या रोल है ना, इजेंशियल नॉन इजेंशियल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग समझेंगे। उसके साथ साथ हमारी इस टॉपिक में हमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। अभी तक जो पिछला चैप्टर आपने डील किया राज बाबू, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर पर, तो भाई इंसान का जब रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं तो इंसान में भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हमें बहुत ही बारीक ढंग से समझना होगा, उसको जानना होगा कि भाई मेल के अंदर कैसे गैमिट बनते हैं, फीमेल के अंदर कैसे गैमिट बनते हैं, है ना, ये गैमिट चार्ज कैसे होता है, ये गैमिट जो बन रहे हैं उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है ना, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ये भी समझेंगे कि आखिर ये रिप्रोडक्शन जो हो रही है उसमें जो गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये गैमिट कैसे ट्रांसफर करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो ये सारी चीजें जो होगी ना इसी चैप्टर के इसी टॉपिक पे हो। इसके साथ साथ हम लोग इसमें गैमिट फॉर्मेशन को भी पढ़े, गैमिट फॉर्मेशन को भी पढ़े। मैंने अभी जस्ट कहा ना भाई कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मेल और फीमेल दोनों ही बॉडी के अंदर गैमिट का फॉर्मेशन होगा, गैमिट की फॉर्मेशन होगी, गैमिट की डेवलपमेंट होगी। तो जैसे आपने प्लांट के केस में, है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम पढ़े, उसी तरीके से यहाँ भी आपको, है ना, मेल गैमीट कहाँ बनेगा कैसे बनेगा, फीमेल गैमीट कहाँ बनेगा कैसे बनेगा, कैसे उसकी डेवलपमेंट होगी, कब वो मेच्योर होगा, ये सारी टॉपिक यहाँ पर आपको डील करनी होगी। उसके साथ साथ आपको, है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ना हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल। मेल में तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता नहीं, हाँ फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जरूर हो। जब हमारी ह्यूमन की जो फीमेल होती है, जब एक सर्टेन एज को अचीव कर लेती है, एडोलेसेंस में जब वो आ जाती है, 12-13 साल की हो जाती है, तब उसकी जो ओवरी होती है उसमें एक एक हर मंथ मेच्योर होता है, और मेच्योर होने पर जब उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती तब वो डिस्चार्ज हो जाती है, जिसमें ब्लडिंग वगैरह आते हैं। तो ह्यूमन के केस में इस डिस्चार्जिंग ऑफ ब्लड जो मंथली हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आम भाषा में इसको एमसी भी बोलते हैं। तो और मेल में तो ये होता नहीं भाई, फीमेल में होती है, क्योंकि फीमेल में आप पढ़ोगे कि जो ओसाइट की जो डेवलपमेंट है ना, फीमेल गैमीट की जो डेवलपमेंट है, फॉर्मेशन है,
वो उसके मदर के पेट में ही हो जाती। जब कोई लड़की माँ के गर्भ में 7वें महीने की रहती है तो उसी समय उसके ओवरी में वो सारे एग्स तैयार हो चुके हो, बन चुके हो। बस उसके बाद वो एक पॉज पे चला जाता है, एक इंटरवल पे चला जाता है। और जब लड़की फिर से 12-13 साल की हो जाती है तो वही बने हुए एग जो थे ना वो डेवलप करते हैं एक एक करके। एक राइट ओवरी से इस बार करेंगे तो अगली बार लेफ्ट ओवरी से, और राइट लेफ्ट यही सीक्वेंस चलता है ना। और एक समय ऐसा भी आएगा जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो जाएंगे, है ना। फीमेल में जनरली देखा गया है कि ऑन एंड एवरेज 45 से 50 साल के आसपास ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो जाए। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी औरतें ऐसी भी होती है जो 35 आते आते भी मेंस्ट्रुएशन उनका खत्म हो जाए। और बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं होती है जिनकी पीरियड, है ना, 50 साल के बाद भी चलते रहती है। तो ऑल दीज थिंग्स नॉट इंक्लूडेड इन टॉप, है ना, ये सारी की सारी एक्सेप्शन है। मैं बात अगर ऑनलाइन एवरेज की करूंगा तो 45 से 50 साल तक ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला फेज चलता है, ठीक है। इसी में एक मेनार्ची आता है और एक वर्ड आता है मोनोपॉज। तो मोनोपॉज होने का मतलब है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का खत्म हो जाना, मेनार्ची का मतलब है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट, ठीक है। तो ये सारे टर्म हम लोग इस टॉपिक में ही डील करेंगे। अभी तो भाई हम लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर इस टॉपिक पे हमको पढ़ना क्या है राज बाबू, है ना। पहले ये तो कंसेप्ट क्लियर हो जाए यार कि हमें कितनी दूर तक इसमें जानी है, उसके बाद ही ना डिस्कस कर पाएंगे भाई कि हाँ चलिए सर एक टॉपिक और डेप्थ में जाके क्या कुमकुम इसको पढ़ते हैं ना बेटा। तो कुमकुम जी ये सारे हम लोग लिस्ट बना रहे हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, है ना, कि टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग पढ़ते जाएंगे कुमकुम, और एक एक टॉपिक पे जितने भी, है ना, चीजें होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, क्लास वाइज क्लास सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद क्लास डिस्कशन करेंगे, डाउट सेशन रखा जाएगा। अगर आप लोगों को डाउट रहेगी तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, अपना क्वेश्चन भेजेंगे, हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डाउट सेशन के तौर पे उसको डील करेंगे। और इस तरीके से अगर हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 को तो बहुत हद तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए नीट का प्रिपरेशन भी कर लिया जाए, है ना तुमको। क्या बेटा, प्रीति, अच्छा क्लास खत्म होने के बाद उसके मैटर पे बात किया जाए, ठीक ना बेटा। ओके, हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद गैस्ट्रेशन पीरियड। गैस्ट्रेशन पीरियड कि आखिर एक फीमेल जब गर्भवती हो जाती है ना तो फर्स्ट डे से, है ना, बच्चे के बर्थ तक कितना समय लगेगा, कैसे बच्चा उस दरमियान डेवलप करेगा, है ना, किस समय कितनी समय पे कितना बॉडी में डेवलपमेंट हो पाएगा, कैसे कैसे हमारे इंद्रियों का, है ना, डेवलपमेंट हो रहा है, फोटेसिस का डेवलपमेंट हो रहा है ना। ये सारी चीजें हम लोग कहाँ आके पढ़ेंगे, गैस्ट्रेशन पीरियड में। इसको हिंदी में कहते हैं गर्भाधारण। हमारे गांव में एक कहानी चलती है कि गाय और माई का जो गर्भाधारण का जो पीरियड होता है वो 9 महीने का। उसमें बेटा 7 दिन प्लस माइनस होता है, कहीं कहीं 14 दिन तक चले जाते हैं। तो यही हमारा पूरा का पूरा गैस्ट्रेशन पीरियड है भाई, है ना, 9 महीने के आसपास का। तो उस 9 महीने जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसका किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, कब, किस समय, कितने समय के बाद,
कौन से अंग का विकास हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रेशन पीरियड। उसके बाद बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, लैक्टेशन। किसको सॉल्व करेंगे? लैक्टेशन। कि जब गैस्ट्रेशन पीरियड खत्म, बर्थ हो जाती है बच्चे, तो हमारी फीमेल के अंदर दूध, है ना, उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। तो जो ब्रेस्ट से जो दूध निकल रही है उसी को हम लोग कहते हैं लैक्टेशन। तो आखिर फीमेल की बॉडी की जो ब्रेस्ट वाली जो पोर्शन है, जो नॉन इजेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पे आती है, जिसका काम है बर्थ के बाद बच्चे को दूध फीड करवाने का, आखिर उसमें दूध कैसे बनता है? ब्रेस्ट में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके कारण दूध का फॉर्मेशन होता है? जन्म के बाद ही दूध क्यों बनता है ना? अब ऐसा तो नहीं होगा राज जी, कुमकुम, ऐसा तो नहीं होगा बेटा कि कोई भी लड़की होगी उसको बोलेंगे भाई ये लो मेरा बच्चा, इसको दूध पिला दो, तो वो दूध पिला देगी? ऐसा नहीं हो सकता है। वो कहेगी सर मैं मां बनूंगी तभी तो इसको दूध पिला सकती हूँ ना। हाँ, मां अगर मैं किसी भी बच्चे का बन जाऊं, और फिर कोई भी बच्चा मेरे से दूध पी सकता है भाई, जब मैं लैक्टेशन पीरियड में रहूंगा, जब तक 6 महीने 8 महीने तक किसी को भी सर पिलवा दीजिए, पिलवा देंगे। परंतु अभी तो सर मेरी शादी भी नहीं हुई है सर, मेरे को बच्चे भी नहीं हुए सर, और आप कह रहे हो कि मेरे बच्चे को दूध पिला दो, तो दूध आएगी कहां? अब भाई प्रश्न तो यही है ना कि हो तो आप फीमेल ही, है ना, आपके पास भी तो वो सारी चीजें हैं जो एक औरत के पास होती है, तो फिर आप मेरे बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला सकते? तो आप कहोगे सर दूध तो तभी होगी ना जब मैं किसी बच्चे को बर्थ दूंगा, जब मैं गैस्ट्रेशन पीरियड से गुजरूंगा, है ना, जब मेरे को लेबर पेन होगा, जब मैं किसी बच्चे का डिलीवरी करूंगा। जब तक मैं किसी बच्चे का डिलीवरी नहीं करती तब तक दूध उतरेगा कहां से सर जी? आप तो ऐसे ही मेरे को मजाक बना रहे हो। हाँ, तो ये सारी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लैक्टेशन पीरियड, ठीक है ना कुमकुम? उसके बाद हम लोग यहाँ पर 7 पॉइंट में एक चीज डील करने की कोशिश करेंगे राज, कि द डिजीजेस which is associated with human reproduction, diseases associated with reproduction, प्रजनन के साथ बहुत सारी बीमारियां भी जुड़ी रहती। जैसे आपने सुना होगा कि फीमेल के यूट्रस में प्रॉब्लम है ना, वेजाइना में प्रॉब्लम की बीमारी आती है, जैसे कि साइकिल है, हाँ कुमकुम, क्या बेटा? सीरियल वाइज बेटा चैप्टर 2 के बाद तो चैप्टर 3 आता है ना। नहीं नहीं, सीरियल ही चला है। अरे अरे अरे, अभी हम पढ़ाना शुरू नहीं किए कुमकुम, अभी हम ये बता रहे हैं बेटा कि इस चैप्टर में हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जब एक बार हम टॉपिक आपको लिखवा देंगे तो बेटा यहां से चलेंगे। देख, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन का पहला टॉपिक होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, फिर पढ़ेंगे गैमिट फॉर्मेशन, है ना, मेल बॉडी फीमेल बॉडी, स्पर्म कैसे बनेगा, ओवा कैसे बनेगा, है ना, फिर हम लोग पढ़ेंगे साइकिल कैसे होती है ना। अच्छा कोई बात नहीं, आप सुनो, फिर ये सारे टॉपिक वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो राज, यही है हमारा चैप्टर 3, है ना कुमकुम? तो चैप्टर 3 का पहला टॉपिक क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। तो हम लोग वहां से शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से।
हाँ, उसके लिए मैं, है ना, कीपैड मंगवा रहा हूं, ठीक है। और बहुत जल्द मैं टाइप करके आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप पे ही भेज दूं, और आसानी से आपको मिल भी जाएगा। मेरी अच्छी खासी स्पीड है टाइपिंग में, पर यहाँ पर सिस्टम तो है नहीं राज जी, बड़ा दिक्कत हो रही है मेरे को। अब गांव है, गांव तो गांव ही रहता है ना, थोड़ी सी है तकलीफ, पर बहुत जल्दी उसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। मैं मोबाइल पे ही उसको टाइप करने के लिए कीपैड मंगवा रहा हूँ। यहाँ पर उतने महंगे, है ना, लैपटॉप और कंप्यूटर ला पाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, थोड़ा आप मजबूरी समझे, पर हम मंगवा रहे हैं, सारी चीजें करके बहुत जल्द आप लोग तक। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, कुमकुम। तो यहाँ से यहाँ तक मिटा देते हैं। पहले आप लोग एक बार लिख जरूर ले, इस चीज को एक बार लिख जरूर ले कि आप लोगों को कौन कौन सी चीज पढ़नी है। अगर नहीं लिख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले, वो ज्यादा बेटर। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल, एमसी। हाँ कुमकुम, कुमकुम पे है। मेरे पास मेरा एक, अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हम इसी पे। तो हाँ, तो पहले टॉपिक पे हम लोग चलते। क्या बेटा? ओके माई, ओ, तो पहले टॉपिक से हम लोग शुरू करेंगे एज यूजुअल। जैसे हम लोग पहले भी कहते हैं कि बायोलॉजी में समझने की चीज, बायो जितना जल्दी जितना बेहतर ढंग से हम समझेंगे, उतना ही बेहतर ढंग से हमारे अंदर वो कंसेप्ट बना है ना राज? क्योंकि सिर्फ किताबों से अगर बायोलॉजी पढ़ी जाती तो मेरे को लगता है कि हर किसी के पापा एगो लाइब्रेरी, है ना, तैयार करवा देते, बेटा पढ़। तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट से चलेंगे बहुत अच्छे ढंग से। पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के टेस्टिस पे बात करें। किस पे बात करेंगे? टेस्टिस। तो मैं पहले टॉपिक लिख देता हूं राज जी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का टेस्टिस। उसकी जितनी जानकारी है पहले मैं समझा देता हूं, और उसके बाद मैं ऑन द बोर्ड लिख देता हूं, ठीक है। इससे क्या होगा कि नोट्स भी आपके पास रहेंगे एज अ वीडियो, और आपके पास मेरा लैपटॉप। हाँ, सुनाई दे रहा है ना बेटा? मेरा चेहरा दिख रहा है आपको? और छोड़ो ना, सुनते हैं कि पीआरएस के चेहरे में ही दुनिया, इतना ही से काम चलाते हैं। तो पहली टॉपिक जो हमारी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे होगा, वो होगा हमारी टेस्टिस। हिंदी में इसको ग्रीषण कहा जाता है, ग्रीषण, ठीक है बेटा? इसी पे हम लोग आज बात करेंगे, टेस्टिस को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश। कहता है कि आपकी जो टेस्टिस है वो आपके एब्डमन के जस्ट नीचे, यानी कि जहां पेट खत्म हो रहे और जहां से आपके दोनों लेग चालू, उसी के पास, है ना, आपका टेस्टिस क्या होता है? सिचुएटेड।
ये दोनों मान लिया जाए पैर है आपके कुमकुम, तो ये दोनों पैर के बीच में जहां पेट खत्म हुई वहां पर लोअर एब्डोमेन के पास आपका टेस्टिस सिचुएटेड। इसीलिए कहावत है कि अगर कोई लड़का छेड़े तो दोनों पैर के बीच में अपना पैर मार दीजिए, है ना, आपका, है ना, सॉल्यूशन मिल जाए। कहता है कि ये जो टेस्टिस होती है वो एक थैली जैसी संरचना, टेस्टिस पूरा का पूरा एक थैली जैसी संरचना है, एक पाउच जैसी संरचना है ना, जिसमें ग्रीष्म कोश यानी कि टेस्टिस जो आपकी है वो सिचुएटेड, यानी कि ये जो थैली है राज जी, इसको कहा जाता है स्क्रोटम। क्या कहते हैं हम लोग? स्क्रोटम। कभी सांड वगैरह को रोड पे देखो, उसका इतना बड़ा टेस्टिस नीचे की ओर लटका, आप वो जो पूरा का पूरा जो शेप देख रहे हो ना लटका हुआ, वो एक पाउच के अंदर है, एक थैले के अंदर है, एक छोटी सी बटुआ जैसी संरचना है। तो वो जो बटुआ जैसी जो संरचना है जिसके अंदर वो टेस्टिस मौजूद है, उसी को हम लोग कहते हैं स्क्रोट। ठीक है, तो हमारी टेस्टिस लोअर एब्डोमेन के नीचे दो पैरों के बीच में एक थैली जैसी संरचना के अंदर जिसे स्क्रोटम कहा जाता है उसके अंदर मौजूद है। यहां तक तो क्लियर होगा राज जी, कोई डाउट नहीं? गुड। इस थैली का निर्माण बाहर से त्वचा और अंदर से पेरिटोनियम के द्वारा होता है। यह बड़ी बड़ी बात, ये जो पाउच देख रहे हैं ना जो लटका हुआ है जिसके अंदर टेस्टिस है यानी कि स्क्रोटम है ना, थैली, तो स्क्रोटम की जो बाहरी जो दीवार होती है, जो पोर्शन होता है, वो आपके ही शरीर के स्किन का पोर्शन होता है। ठीक है, और अंदर वाला जो इसका बनावट होता है वो पेरिटोनियम मसल का, यानी कि बाहर तो जनरल स्किन सेल है और अंदर का जो पाउच का जो पोर्शन होता है वो पेरिटोनियम सेल का बना होता है। तो यहां तक क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट कंठस्थ याद रहेगा कि लोअर एब्डोमेन के नीचे दो पैरों के बीच में एक थैली जैसी संरचना जिसे स्क्रोटम कहा जाता है, जिसकी बाहरी दीवार जनरल स्किन सेल की बनी होती है, अंदर की दीवार जिसकी पेरिटोनियम सेल की बनी होती है, उसी के अंदर अंडकोश, उसी के अंदर आपकी टेस्टिस। सेकंड पॉइंट कुमकुम, तो कुमकुम याद रखिएगा आपका नीट का एक प्रश्न बन गया कि स्क्रोटम की बाहरी दीवार किसकी बनी होती है और अंदर की दीवार किसकी बनी। ठीक है राजबाबू। दूसरी, दोनों ग्रीष्म कोश में, यानी कि आप जब अपना स्क्रोटम देखो तो स्क्रोटम का दो चेंबर, आपने कभी खस्सी का मीट खाया होगा, मटन, तो जब आप उसका बॉडी से खाल कबाड़िएगा ना, तो जो टेस्टिस जो स्क्रोटम का जो पोर्शन है जब उसको हटाइएगा तो देखिएगा उसमें दो गो टेस्टिस, और दोनों ही टेस्टिस एक ही स्क्रोटम में, पर स्क्रोटम की ये दो चेंबर होती है। स्क्रोटम की कितनी चेंबर होती है बेटा? दो चेंबर इस तरीके, एक स्क्रोटम इसमें और एक स्क्रोटम इसमें। ये बाहर से देखने में कैसा लगता है? एक लगता है, बाहर से देखने में एक पाउच लगता है, पर अंदर इसमें दो चेंबर। इसीलिए मैंने कहा कि स्क्रोटम की दो चेंबर होती है और दोनों ही चेंबर में एक एक, है ना, टेस्टिस मौजूद है। ये भी बात जरा समझिए, ये जो स्क्रोटम होती है वो एक स्ट्रॉन्ग मसल से कनेक्टेड होती है। किसे? स्ट्रॉन्ग मसल से कनेक्टेड होती है, जिसे गुवर्नकुलम मसल कहा जाता है।
क्या कहा जाता है बेटा? गुवर्नकुलम मसल कहा जाता है। हाँ, ये गुवर्नकुलम मसल जो है आपके टेस्टिस को, है ना, अप और डाउन होने की, है ना, मदद करता है, यानी कि क्रीमास्टर को मदद करता है। कभी कभी आप क्रिकेट खेलते हैं, बचपन में हम भी खेले हैं कुंग, तो होती क्या है कि आउट ना हो जाए इसलिए विकेट छेक लेते, तो जो बॉलर होता है ना वो हम लोग का वही पोर्शन पे टारगेट कर देता है और लग जाती है कभी कभी। तो ये जो गोर्नकुलम जो मसल है जो क्रीमास्टर से कनेक्टेड होता है ना, कभी कभी ये इंजर्ड हो जाता है, और अगर ऐसा हो गया तो मान लीजिएगा कि जीवन भर के लिए आप बांझ हो जाए, क्योंकि जो टेस्टिस होता है वो अपनी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए राज कभी बॉडी के अंदर और कभी बॉडी के बाहर आता जाता है, पर जब यही मसल चोटिल हो जाती है तो इसकी मूवमेंट बंद हो जाती है, और ऐसे केस में हमारे टेस्टिस के अंदर स्पर्म तो बनते हैं, परंतु जब उनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता तब वो जी नहीं पाते, वो सरवाइव नहीं कर पाते और हमारे स्पर्म काउंट घट जाते, जिसके कारण बहुत बार इनफर्टिलिटी का चांसेस बढ़ जाता, बांझपन का चांसेस बन बढ़ जाता। इसीलिए हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो कहते थे पापा का दहेज है, नहीं, अगर ये है तो सब कुछ सलामत रहेगा। तो जो क्रिकेटर होते हैं उसमें, है ना, उन लोग एडी लगा लेते हैं, लगाते हैं ना वहां पे, ताकि बॉल से डायरेक्ट टेस्टिस इंजर्ड ना हो, ठीक है, गार्ड लगा के खेलते हैं। प्रत्येक वृषण का, यानी कि प्रत्येक टेस्टिस का जो बाहरी आवरण होता है वो टूनिका एल्बुगानिया कहलाता है, यानी कि आपके टेस्टिस का जो बाहरी पोर्शन है, कौन बेटा, सबसे आउटर मोस्ट रीजन, उसको कहते हैं टूनिका एल्बुगानिया। क्या कहते हैं? टूनिका एल्बुगानिया, ठीक है। तो आपके वृषण का, टेस्टिस का जो सबसे बाहरी पोर्शन होता है उसको कहा जाता है टूनिका एल्बू एल्बू एल्बुगुनिया, एल्बुगानिया, ठीक है, टूनिका एल्बुगानिया। और जो अंदर में, इसके जस्ट अंदर में, है ना, 600 से लेकर 1000 तक शुक्राणुजन नलियां, यानी कि सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि आपके टेस्टिस के अंदर, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 600 से लेकर 1000 तक सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये क्वाइल्ड जैसी स्ट्रक्चर होती है राज जी। कभी आप टेस्टिस का डायग्राम देखिएगा तो देखिएगा कि उसमें क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है और वहां पर लिखा हुआ है सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। छोटे छोटे चेम्बर है ना, छोटे छोटे ट्यूब जैसी संरचना है, लॉब जैसी संरचना है, इसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है, कुमकुम। हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स इसीलिए बोले ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकली वी कॉल देम ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अच्छा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो पूरी तरीके से कुंडलित होते, कुंडलित, स्पाइरल इन कंस्ट्रक्शन, स्पाइरल इन नेचर, नहीं एकदम से घुमावदार हैं, देखिए गौर से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कैसे हैं, लग रहा है जैसे कि स्प्रिंग वहां पे उलझ गया है ना राज जी? हम्म।
इसी के अंदर, इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपका जो स्पर्म है, जो मेल गैमिट है, उसकी फॉर्मेशन होगी, उसकी डेवलपमेंट। तो बड़ा ही सॉफ्टिकेटेड पोर्शन है। कभी मटन वगैरह में टेस्टिस खाए हैं? बड़ा ही अंडा जैसा होता है। हाँ, और जब मुंह में लीजिएगा तो गजब अच्छी एक चिपचिपी जैसी लसलसी जैसी चीज निकल। एक्चुअली में वो जो बोका, जो पठरू था, खस्सी था, जिसको आपने हलाल किया है ना, जब्भा किया है ना कुमकुम, उस समय उसके उस टेस्टिस के अंदर जो भी स्पर्म बने होते थे वो तो उसी में रह गया, और जब हम लोग बना के खा रहे थे तो अंडे जैसी चीजें बाहर की ओर। खाइए, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, मन भलकाने की क्या जरूरत है। जब पूरा खस्सी खा सकते हैं तो खस्सी के साथ सपोज कीजिए टेस्टिस भी फिर ये खा लीजिए मटन। ओके, तो मेरे को लगता है जी कि यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं। बताओ यार, टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अंदर मैं बात कर रहा हूं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर साइड में दो प्रकार की कोशिका, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते। एक होता है नर जर्म कोशिका, है ना, जर्म सेल, इसको बोला जाता है मेल जर्म सेल। यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरीके की सेल्स पाई जाती, एक मेल जर्म सेल और दूसरा सरटोली सेल। दो तरह के सेल हो गए राजबाबू, एक हो गए मेल जर्म सेल और दूसरा हो गया कुमकुम सरटोली सेल। तो ये कभी कभी नीट में पूछता है कि बताइए, ये जो मेल जर्म सेल होता है वो टेस्टिस के किस हिस्से में पाया जाता है? टेस्टिस में तो है, पर टेस्टिस के किस हिस्से में? तो आपका आंसर होना चाहिए था यहाँ पे कि सर टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्म सेल पाया जाता है। मेरी आवाज इको हो रही है क्या? अच्छा ठीक। हाँ कुमकुम, आज बात नहीं कर रही है कुमकुम, क्या हुआ बेटा? नाराज हैं क्या? अच्छा ठीक। जो जर्म मेल सेल हैं, जरा उनके बारे में समझते हैं, क्योंकि हमें तो दोनों ही सेल के बारे में समझना होगा, मेल जर्म सेल के बारे में भी और सर्टोली सेल के बारे में, क्योंकि यही दो सेल हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही हमारा जर्म का, है ना, गैमिट का फॉर्मेशन होना है, डेवलपमेंट होना है। तो मुझे स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना हो, आइए समझते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मेल जर्म सेल जो होती है वो बाई नेचर हप्लॉइड होती है, यानी कैसी होती है? अर्ध सूत्री कोशिका होती है, यानी कि बाई नेचर ये हप्लॉइड सेल होता है। यानी कि जितना आपके पास क्रोमोसोम है ना, उसके आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंटेन करने। अब कुमकुम भी तो आदमी ही है, हम भी आदमी ही है, तो हम लोगों के पास तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हमारा जो मेल जर्म सेल होगा, है ना, उसके अंदर कितने सेल पाए जाएंगे, कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, है ना, और एक 23, यानी कि 23 क्रोमोसोम होंगे, 11.5 पे। ओके, जबकि सरटोली सेल जो है
वो जर्म सेल को क्या करती है, नॉरिशमेंट देती, यानी कि थोड़ा सा जर्म सेल बाय नेचर, है ना, अर्धसूत्री विभाजन के, यानी कि जर्म सेल जब डिवाइड करती है तो हप्लॉइड नेचर की होती, पहले जर्म सेल डिप्लॉइड नेचर की है, यो याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप सोच लीजिएगा सर ने कह दिया कुछ नहीं, मैं जो कर रहा हूं जरा समझिए। जर्म सेल जिस समय सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में था तो वो क्या था, डिप्लॉइड इन नेचर, पर जब वो डिवीजन कर दिया, है ना, जब वो मिटोटिक डिवीजन, सॉरी मियोसिस डिवीजन किया, तब वो हप्लॉइंटिक हो जाता, और हप्लॉइड में बनने के बाद वो क्या बन जाता है, स्पर्म बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, स्पर्म। और आपका जो सर्टोली सेल, ये उस स्पर्म सेल को नॉरिशमेंट देता है। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि जो जर्म सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है ना, बिफोर डिवीजन, वो किस नेचर का होता है, तो वो डुप्लॉइंटिक नेचर का, आफ्टर डिवीजन हप्लॉइंटिक नेचर का, ठीक। सर्टोली सेल डुप्लॉइंटिक नेचर का, और इस जर्म सेल को नॉरिशमेंट, यानी कि जर्म सेल अच्छी तरीके से विकास कर सके, ग्रोथ कर सके, है ना, सर्टोली सेल उसको, है ना, उसकी जरूरत की सारी चीजें मुहैया कर, ठीक है, नॉरिशमेंट दे। वेरी गुड क्वेश्चन है बेटा। इंसान के शरीर में स्पर्म बनने की जो क्रिया होती है, इंसान के मेल बॉडी में इसकी शुरुआत लमसम 12 साल के बाद हो जाती, ठीक। और एक नॉर्मल बॉडी के अंदर स्पर्म 24/7 आवर्स बनता रहता, ठीक है। अगर हम, वेरी गुड, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि सर मान लिया जाए अभी तो मेरी शादी ब्याह हुई नहीं, मेरी बॉडी अगर स्पर्म बना रही है, तो आखिर इतनी स्पर्म बनेगी जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तो ये स्पर्म क्या वहीं रह जाएंगे, है ना। देखो कुछ बने हुए स्पर्म हमारा बॉडी खुद ही उसे कोलैप्स कर देता है जब यूज नहीं होता, ठीक। पर जब एक्स्ट्रा हो जाती है, उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा बची रह जाती है राज जी, तो नाइट फ्लो, ओवरफ्लो, है ना, हस्त मैथुन, ये सारी जो क्रियाएं होते हैं जब बड़े हो जाते हैं लड़के, तो वो, है ना, हैंड प्रैक्टिस वगैरह करने लगते हैं, उनकी बॉडी में रात में जब स्वप्न देखते हैं तो उस तरीके के सपन आने पे नाइट फ्लो हो जाता है, और इस तरीके से स्पर्म जो है अपनी लेवल को मेंटेन किया, ठीक है। और बहुत मात्रा में हमारा बॉडी खुद ही उस स्पर्म को एब्जॉर्ब कर, ठीक है। अगर आप गलत हरकत नहीं करते, आप गलत सपने नहीं देखते, जवानी के दहलीज पे आप हैं, तो आपका स्पर्म आपका बॉडी ही सोख ले। पर जब एक्सेस होगा, ज्यादा बन रही है ना, सोखने से ज्यादा है वो, तब नॉर्मली ये नाइट फ्लो के रूप में बाहर आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नाइट फ्लो कोई बीमारी नहीं, तब तक जब तक ये नेचुरली हो। अब किसी को, है ना, साइको वाला बीमारी धर लिया है कि रात में सोता है और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को याद करने लगता है, और रात में सोए सोए हवस का पुजारी हो जाता है, तब तो बात अलग है, उसको बीमारी हो गया है, मानसिक रूप से वो बीमार है। पर ऐसे नॉर्मली, है ना, नाइट फ्लो होना कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, एक उम्र पे ये सारी चीजें होती, ओके, है ना कुमकुम, ओके।
ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसके बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। देख, जब आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बना रहे, ठीक, तो जहां तक वो क्वाइल्ड वाला पोर्शन है, उसके बाद का जो रीजन बचा हुआ है ना, व्हाइट वाला राजी, उसको कहा जाता है इंटरस्टेशियल स्पेस। क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरस्टेशियल। जैसे कि आपने एक चेंबर बना लिया बेटा, ये चेंबर बनाया, ये चेंबर बना, ये है आपका सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक, ये पूरा का पूरा है ना। ओके, जरा ये पूरा का पूरा एक चेंबर है जिसको हम लोग बोल दिए, है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये जो बाहर वाला जो व्हाइट वाला, हाँ तुमको बस 2 मिनट और लेंगे, अंधेरा हो रहा है, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है ना, जनरेटर चलाना पड़ता है। ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर देने तो बेटा, है ना। हाँ बेटा, ओके। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो आपका सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स है, जो क्वाइल वाली स्ट्रक्चर है ना, उसके जस्ट बाहर, जस्ट आउटर साइड, जो पूरी की पूरी स्पेस चेंबर की बच गई है ना, उसको कहा जाता है इंटरस्पेशियल स्पेस। ओके डियर, ओके। इसमें छोटी छोटी रुधिर नलिकाएं और अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टेशियल सेल या लीडिंग कोशिका पाई जाती। ये जो खाली वाली स्पेस, इंटरस्टेशियल स्पेस जो है राशि, इसमें पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती, क्लियर, और इसके अंदर आपको लीडिंग सेल पाया जाए। यही लीडिंग सेल मैं आगे बताऊं, जो हार्मोन्स को सेक्रीट करे, टेस्टोस्टेरोन, जो आपको मर्द बना है। नहीं, किसी खूबसूरत सी लड़की को देख लेने के बाद कुछ हसीन सपने आने लगते, नहीं, कभी कभी तो देखते के साथ बाप दादा सब बन जाते, यानी कि मन की पुलाव पका लेते। हा, क्या परी, इतना सोचे नहीं कि पूरा बॉडी का फंक्शन काम करना शुरू। आखिर एक सीधे साधे भोले भाले इंसान को उस रास्ते पे कौन ले गया, है ना। तो ये हार्मोनल लोचा है। कहते हैं ना, ये आपकी गलती नहीं, आपके उम्र की गलती। शरारतें तो सब दिन होती, पर कुछ शरारतें कुछ उम्र के साथ जुड़ी होती। अब मेरा वो उम्र तो रहा नहीं कि कोई लड़की जाते रह गया मैं छेड़ दूं, है ना। क्योंकि भैया मेरा जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है, आपकी मैडम मेंटेन किए रहे। कहने का तात्पर्य है कि मैं चाहे जितना भी छटपटा लूं, है ना, मेरा एक लिमिटेशन बना हुआ है। पर अभी आप, है ना, तुरंत में वो सारी चीजें सोचने लगते हो, ख्वाब देखने लगते हो। आखिर ये हो क्यों रही है? तो ड्यू टू द मेल हार्मोन, जो आपके अंदर इसी लीडिंग सेल के जरिए सेक्रेट। क्लियर है? कल हम लोग आगे का टॉपिक डील करेंगे। बारिश आधा घंटा तो हम लोग का क्लास बर्बाद हो गया उस बारिश के चक्कर में। हम लेने लगे मार्कर, हाँ, मार्कर खरीद रहे, और उस बंदे के पास जैसे ही निकले ना, तो बारिश हो गई चालू। तो मुझे, अब भींग के तो आ नहीं सकते, बताइए कि जहां से अभी मैं आपको क्लास ले रहा हूं, ये मेरे गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पे स्टेशन के पास, ठीक है। सुबह में आइए बाबू,
8:30 के बाद। हाँ, अभी कुछ देर पहले बंद हुआ है। ठीक है राज, वो करेंगे तो वही 4 बजे से नहीं, 4 बजे से। हाँ, ज्यादा देर तक पढ़ा जरूर सकते हैं, 5:30 पढ़ाने की जगह 4:45 कर देंगे। ठीक है ना कुमकुम? चलें? ओ, कुमकुम, ये तो लड़ाई करेगी नहीं। हाँ कुमकुम, बाय बाय।